नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गाजियाबाद की खबर से, जहां पर लोनी में अपराधी हरेंद्र खरकड़ी की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। गाजियाबाद के लोनी में अपराधी की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। हरेंद्र ये अपराधी है जिसके 2 प्लॉट पर प्रशासन ने अपने बोर्ड लगा दिए हैं। गैंगस्टर अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है। हरेंद्र खरकड़ी पर 30 से अधिक आपराधिक मुकदमा दर्ज है। लोनी क्षेत्र की आजाद इनक्लेव कॉलोनी का ये मामला है, जहां पर इस इलाके का जो वांछित अपराधी है हरेंद्र खरकड़ी, इसके संपत्ति को कुर्क किया गया है। और बताया जा रहा है कि इसके जो 2 प्लॉट हैं उस पर अब प्रशासन ने अपने बोर्ड लगा दिए हैं। 2 प्लॉट पर प्रशासनिक बोर्ड लग गया है, यानी कि अब ये जो संपत्ति है वो निजी ना होकर प्रशासनिक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है। इस अपराधी के ऊपर बताया जा रहा है कि 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। लोनी क्षेत्र की आजाद इनक्लेव कॉलोनी का ये मामला है। लोनी का ये अपराधी है हरेंद्र खरकड़ी, जिसकी संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है और इसके 2 संपत्ति पर प्रशासन ने अपने बोर्ड लगाए हैं। तो गाजियाबाद के लोनी इलाके के आजाद इनक्लेव कॉलोनी में आज प्रशासन ने इलाके के एक अपराधी की संपत्ति को कुर्क किया है। हरेंद्र खरकड़ी इस अपराधी का नाम है, जिस पर 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो इलाके का चर्चित बदमाश है, हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। और इसके 2 संपत्ति जो प्लॉट हैं उस पर प्रशासन ने अपना बोर्ड लगा दिया है, यानी कि अब ये संपत्ति निजी ना होकर प्रशासनिक होगी। प्रशासनिक अधिकारी को और से कार्रवाई की गई है। ये लोनी क्षेत्र में हरेंद्र खरकड़ी है, जो कि एक शातिर अपराधी है। इसके विरुद्ध लगभग 30 मुकदमे हमारे विभिन्न थाना क्षेत्रों में एवं अन्य राज्यों में भी दर्ज हैं। इसके विरुद्ध ये कार्रवाई आज इसलिए की गई है क्योंकि इसने जो भी अपने आपराधिक कृत्यों से जो भी संपत्ति अर्जित की है, वो संपत्तियां हमने चिन्हित की और लगभग इसकी 5 संपत्तियां चिन्हित हुई थी। और आज इसकी 2 संपत्तियों का जो कि प्लॉट है खुशहाल नगर में, उन सभी को आज कुर्क किया गया है। गैंगस्टर अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा आगे भी जो इस तरह के क्रियाकलापों में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सुरेंद्र चिड़िया, पैंदा एवं अन्य लोग, उनकी भी हम संपत्ति चिन्हीकरण कर रहे हैं और उनके विरुद्ध भी हम गैंगस्टर में कठोर कार्रवाई करेंगे। तो गाजियाबाद के लोनी इलाके का ये अपराधी हरेंद्र खरकड़िया, पुलिस और प्रशासन का ये कहना है कि इसने जितने भी संपत्ति अर्जित की थी वो सब अवैध तरीके से अर्जित की थी। प्रदीप इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप, ये सीधा सीधा मैसेज इलाके के उन अपराधियों को है जो अपराध करके एक संपत्ति अर्जित करते हैं, कि आगे उन पर भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी? जी देखिएगा, बिल्कुल प्रदेश में ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते आज गाजियाबाद के लोनी इलाके की आजाद इनक्लेव कॉलोनी में एक शातिर अपराधी हरेंद्र खरकड़ी की संपत्ति को प्रशासनिक अधिकारियों व संयुक्त पुलिस की टीम ने मिलकर कुर्क किया है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई गई है। और आगे भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ ये कार्रवाई हमें जारी रहेगी। ये आपराधिक बदमाशों के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस कुख्यात अपराधी का 5 संपत्ति चिन्हित की गई है। जो बची हुई शेष 3 संपत्ति है वो आगे चिन्हित कर जब्त की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद के लोनी इलाके में आज प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। इलाके का एक छठा अपराधी हरेंद्र खरकड़ी, जिसकी संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। पुलिस का यह कहना है कि इसने अपने अवैध कामों के जरिए संपत्ति अर्जित की थी, जिसको अब कुर्क किया जा रहा है। और जो पुलिस ने चिन्हित किया है कि इसकी 5 प्रॉपर्टी है, जिसमें से आज 2 जो इसकी प्रॉपर्टी है, प्लॉट हैं, उस पर प्रशासन ने अपना बोर्ड लगा दिया है, यानी कि अब ये सरकारी संपत्ति होगी।
तो प्रशासनिक अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है और ये सीधा सीधा मैसेज इलाके के उन तमाम अपराधियों को है जो अपराध के जरिए पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर उससे प्रॉपर्टी के तौर पर उस प्रॉपर्टी बनाने के लिए उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो अब प्रशासन पहले अमूमन ये देखा जाता था कि आप अपराध कीजिए, अपराध करके संपत्ति अर्जित कीजिए और आप फिर अगर आप जेल जाते हैं, कानूनी दांवपेच के जरिए छूट जाते हैं, जेल से बेल पर आ जाते हैं, संपत्ति आपकी बनी होती है। लेकिन अब यहाँ सीधे सीधे संपत्ति को ही अब टारगेट किया जा रहा है। अगली खबर नोएडा से है, जहां पर सिंचाई विभाग में टेंडर के नाम बड़ा गड़बड़झाला देखने को मिल रहा है। ई टेंडर परियोजना देने की सरकार की नीति है, लेकिन छोटे छोटे टेंडर देकर सिंचाई विभाग एक बड़ा गड़बड़झाला कर रहा है। अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खंड गाजियाबाद का आरोप है कि कई करोड़ों के टेंडर को ई टेंडरिंग से बाहर का खेल हुआ है। करोड़ों के टेंडर को छोटे छोटे टेंडर्स में बांटा गया है। छोटे टेंडर का ऑफलाइन निविदा मंगाकर गड़बड़ी का आरोप लगा है, यानी कि जो ऑनलाइन टेंडर होना चाहिए, ऑनलाइन टेंडर न करवाकर एक बहुत बड़ा अगर कोई प्रोजेक्ट है उसे छोटे छोटे तौर पर, और वो भी ऑफलाइन टेंडर मंगवाया गया है और उसमें गड़बड़ी का आरोप लगा है। बड़ी परियोजना की टेंडर सरकार को तकरीबन 25 से 30% मुनाफा होता है, लेकिन यहाँ बंदरबाट के लिए ई टेंडर की परियोजना से बाहर किया गया है। एक टेंडर की अगर बात करें तो एक टेंडर को 37 टेंडरों में बदल दिया गया। सिंचाई विभाग के अधिकारी खुलेआम टेंडर के नाम पर बंदरबाट कर रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली है कि एक बड़ा टेंडर है और यहां पर एक टेंडर को 37 छोटे छोटे टेंडर्स में बांट दिया गया है, यानी जमकर सरकारी आदेश और नियमों का तो उल्लंघन हुआ है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि पैसों की बंदरबाट कैसे होगी, तो उसके लिए ये एक नया तरीका इजाद किया गया है। ऑनलाइन टेंडर न मंगवाकर ऑफलाइन टेंडर मंगवाया गया है। न्यूज़ वन इंडिया जब इस मामले को लेकर सिंचाई निर्माण खंड के दफ्तर पर पहुंचा तो दफ्तर में अधिशासी अभियंता संजय सिंह जादौन ने मिले ही नहीं, क्योंकि उनसे ही पक्ष जानना हमें था, क्योंकि ये जो मामला है उनके विभाग का था। वही न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता निशांत शर्मा जब दफ्तर पहुंचे तो अधिशासी अभियंता संजय सिंह जादौन दफ्तर में नहीं थे। संवाददाता निशांत शर्मा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस स्थिति से आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त निर्देश दे रहे हैं कि किसी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन उसके बाद भी तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचारी लगातार फल फूल रहा है। वहीं बात करें सिंचाई विभाग की तो लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है कि टेंडर के नाम पर लगातार बड़ा घोटाला बंदरबाट करता हुआ सामने आ रहा है। जिस तरीके से बात की जाए नोएडा के अंदर या तमाम जिलों के अंदर जिस तरीके से सिंचाई विभाग टेंडर के नाम पर घोटाला करता हुआ सामने आ रहा है, हम बात करने की भी हम अधिकारियों से कोशिश करने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी हमें मौके पर नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है कि जो टेंडर दिया जाता है और टेंडर जो है वो बड़ा एक बंदर बाट किया जाता है, टेंडर के नाम पर एक बंदर बाट किया जाता है। ये टेंडर सबसे पहले अखबारों में इसको प्रकाशन के लिए जो अधिकारी देते हैं सिंचाई विभाग के, और उसके बाद ये अखबारों के लिए प्रिंट किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो टेंडर जो दिया जाता है वो छोटे छोटे अमाउंटों में टेंडर दिया जाता है, उसे पूरी तरह से मैनेज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि साफ तौर पर जब उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारियों के और जो सिंचाई जो मंत्री हैं उनके भी साफ निर्देश हैं कि किसी तरह से एक ही टेंडर होना चाहिए, एक ही ई टेंडर होना चाहिए। लेकिन ई टेंडर की जगह मैनेज टेंडर दिया जा रहा है और जो छोटे छोटे अमाउंटों में कई टुकड़ों में टेंडर दिया जा रहा है और मनचाहे ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है। इस पर न्यूज़ वन इंडिया ने पूरी तरह से जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी यहाँ पर हमें मौके पर नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि यही आप देखिए ये मेन ब्रांच है गाजियाबाद की, गाजियाबाद के अंदर ही जो अधिशासी अभियंता जो अधिकारी हैं सिंचाई विभाग के वो बैठते हैं। हमने यहाँ पर कोशिश की, मिलने की भी कोशिश की, लेकिन अधिकारी कोई भी अपनी कुर्सी पर नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो कोई फरियादी भी आता है तो उस फरियादी को भी नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो है भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। अब देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में लगातार
उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हंटर चला रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार पर फल फूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ में निशांत शर्मा, न्यूज़ ऑन इंडिया, नोएडा, उत्तर। तो नोएडा की रिपोर्ट निशांत ने की हमने आपको दिखाई कि कैसे सिंचाई विभाग में एक बड़ा खेल चल रहा है। निशांत खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उन्हीं से पूरा ये माजरा समझते हैं, पूरा खेल समझते हैं। निशांत, सबसे पहले इस पूरे जो प्रकरण में आपकी रिपोर्ट को देखने के बाद जो बात समझ में आई, लूप होल्स कई जगह पर हैं। सबसे पहला सवाल जो सिंचाई विभाग को जवाब देना चाहिए कि ऑनलाइन टेंडर के जगह पर ऑफलाइन टेंडर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब ऑफलाइन टेंडर होता है तो भ्रष्टाचार की जड़ वहीं पड़ जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह रहती है कि सिंचाई विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूरा खेल चल रहा है, बड़ा खेल है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या सरकार हो, सबसे बड़ी बात है कि नीति जो उनकी नीति है कि ई टेंडर निकाला जाएगा, लेकिन ई टेंडर की जगह ऑफलाइन टेंडर सिंचाई विभाग के अधिकारी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह रहती कि मनचाहे ठेकेदार को दिया जाता है। उनकी ठेकेदार अपनी मनपसंद होता है, ठेकेदार अपने मनपसंद ठेकेदार को ये अपनी मनमर्जी से देते हैं और उसके बाद बड़ा खेल होता है, बंदरबाट होता है, भ्रष्टाचार होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ई टेंडर ये निकाला गया है और इस ई टेंडर जब टेंडर निकाला गया तो ये ऑफलाइन टेंडर निकाला गया है। ऑफलाइन टेंडर में 37 टेंडर छोटे छोटे अमाउंटों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और इन जो अमाउंट जो दिए गए हैं 8 से 9 लाख रुपए का एक टेंडर का अमाउंट है। ठीक है, निशांत आप हमारे साथ बने रहिए। रमेश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो चीफ इंजीनियर है सिंचाई विभाग के। रमेश जी, स्वागत है आपका। ये जो सिंचाई विभाग में टेंडर डाले जा रहे हैं वो ऑफलाइन क्यों डलवाए जा रहे हैं, ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा है? रमेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? लगता है मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा कोशिश करते हैं कि हम उनसे जुड़ें। निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि इस मामले में जो विभाग है उनका भी पक्ष आए, लेकिन जो बात आप कर रहे थे प्लीज वो पहले कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो टेंडर दिया जा रहा है ये ऑफलाइन टेंडर दिया जा रहा है। ऑफलाइन टेंडर के अंदर ये छोटे छोटे अमाउंटों में टेंडर दिया गया है, लाखों की अमाउंटों में टेंडर दिया गया है। और बड़ी बात यह रहती है कि जब ई टेंडर सरकार द्वारा चलाया गया है और सरकार का साफ तौर पर निर्देश है कि जो सरकार की नीति है, जो नियम है, उनका पालन किया जाए और साफ तौर पर अधिकारी पालन करेंगे। लेकिन सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है कहीं ना कहीं उनके आदेशों को, निर्देशों को पलीता लगाते हुए साफ दिख रहे हैं। जिस तरीके से सिंचाई विभाग के अभियंता अधिकारी, जो अधिशासी अभियंता अधिकारी है, उनके द्वारा ये टेंडर निकाला गया और छोटे छोटे अमाउंटों में 37 जगह एक टेंडर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जब एक परियोजना को एक बड़े टेंडर में भी ई टेंडर में दिया जा सकता था और जिसकी कम कीमत में सरकार को भी इसमें नुकसान नहीं होता, मुनाफा होता और 25 से 30% इसमें मुनाफा होता। और अब जब छोटे अमाउंटों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी नुकसान होगा। और साफ तौर पर जब सरकार के सिंचाई मंत्री खुद कह रहे हैं कि ईमानदारी से कार्य करो, तो लेकिन कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग में जो बैठे अधिकारी हैं वो साफ तौर पर भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से इसमें गड़बड़ झाला जो करा गया है और कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से साठगांठ, क्योंकि मनचाहा ठेकेदार इनको मिलेगा, छोटे अमाउंटों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और उसके बाद कहीं ना कहीं इनको काफी मुनाफा अधिकारियों की जेब में साफ तौर पर मिलेगा। और कहीं ना कहीं जब हमने पूरे इस मामले में बात करने की कोशिश की, एक रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश की। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो किसी भी विभाग में ऑनलाइन टेंडर को सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, और जो प्रशासनिक अधिकारी और कुछ लोग मिलकर ये कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को ही टेंडर दिया जाए, उस खेल को खत्म करना था। लेकिन यहाँ पर खुला खेल चल रहा है और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। रायबरेली नगर पालिका परिषद का कार्यालय आज दंगल में तब्दील हो गया। रायबरेली के नगर पालिका परिषद के कार्यालय में आज जमकर गुत्थम गुत्थी हुई है। सुभाष सोनी अमीन और मोहम्मद जुहा अमीन के बीच जमकर मारपीट हुई है। टीएस दिलीप कुमार मौके पर मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी पर ही यहां पर लात घूंसे चलने शुरू हो गए। ईओ जो है बाल मुकुंद मिश्रा,
की गैर मौजूदगी में नगरपालिका अखाड़ा बना रहा। नगरपालिका कार्यालय में छिड़े दंगल में जो वहां पर अधिकारी मौजूद थे वो तमाशबीन बने रहे। तो ये देखिए, ये माननीय है रायबरेली के, और रायबरेली का नगरपालिका परिषद का जो कार्यालय है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। अधिकारी के सामने ये देखिए जोर आजमाइश हो रही है। आप इनको माननीय आप और आप समाज इनको माननीय कहता है, लेकिन इनकी हरकतें देखिए कि ये मालूम पड़ रहा है कि सड़क पर कोई दो गुट भिड़ रहे हैं, उस तरीके का मंजर ये नजर आ रहा है। वहीं मेरठ के नगर निगम की बोर्ड की बैठक में भी जोरदार हंगामा हुआ है। बीजेपी के पार्षदों ने मेरठ के बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा किया। तो बात सिर्फ रायबरेली तक सीमित नहीं थी। अगर हम बात करें मेरठ की, तो यहां पर भी बोर्ड की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया है और बीजेपी के जो पार्षद हैं वो धरने पर बैठ गए। पुनरीक्षित बजट की बजाय शहर के मुद्दों पर घमासान हो रहा है। शहर के मुद्दों पर चर्चा करने की बात पार्षद कर रहे थे, लेकिन मेयर सुनीता वर्मा ने पुनरीक्षित बजट पर पहले चर्चा कराने की कोशिश की। बीजेपी के पार्षदों के आक्रोश पर मेयर ने अपना माइक पटक दिया। हंगामा बढ़ता देख बीच बैठक में ही मेयर बैठक छोड़कर चली गई। टाउन हॉल में ये पुनरीक्षित बजट पर बोर्ड बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बोर्ड की बैठक में क्या हुआ वो आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। ये सब मेरठ के माननीय हैं। बुधवार को असम के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। असम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार उनको करना है, और जो जानकारी है उसके मुताबिक होजाई जिले में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेगा। 18 मार्च को असम के उदलगुड़ी के कोलई में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा होगी। आज वो बंगाल में थे और बंगाल में उन्होंने कई जगहों पर जनसभा को संबोधित किया, और अब 17 और 18 तारीख को असम में उनकी सरकार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि सर्बानंद सोनोवाल की सरकार दोबारा से रिटर्न हो। तो ऐसे में योगी उनके स्टार प्रचारक हैं। तो 17-18 तारीख को असम में चुनाव प्रचार करेंगे। 18 मार्च को असम के उदलगुड़ी में जनसभा को योगी संबोधित करेंगे। बोडोलैंड टेरिटरी में सीएम योगी का ये प्रचार प्रसार है। तो 17-18 तारीख को योगी आदित्यनाथ असम के दौरे पर होंगे, जहां पर वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। अगली खबर लखनऊ से है। बुधवार को आम आदमी पार्टी लखनऊ प्रदर्शन करने वाली है। पूरे राज्य के जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन है, और इसकी वजह जो है वो दिल्ली सरकार को लेकर जो स्थिति अभी बनी हुई है। जो संसद में एक बिल लाया गया है जिसमें अधिकारों की कटौती की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी की इकाई कह रही है कि एलजी को आगे किया जा रहा है, और ये बिल्कुल दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की ताकतों को कम करने की कोशिश है। इसके विरोध में तमाम जो जिला मुख्यालय हैं वहां दोपहर 2 बजे आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम पंचायत चुनाव के माध्यम से बदलाव की राजनीति करेंगे, जाति धर्म की राजनीति से हटकर हम चुनाव लड़ेंगे। ये कहना आम आदमी पार्टी के जो यूपी इकाई के अध्यक्ष सभाजीत सिंह का। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको हम 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग जगहों में जो मारपीट हुई है उन मारपीट की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हापुड़, हमीरपुर, अयोध्या और ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं जहां पर आज जमकर मारपीट हुई है। वजह अलग अलग है, लेकिन ये 4 अलग अलग तस्वीरें उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग शहरों से आई है। ये मारपीट की तस्वीरें हैं।
यहाँ पर मारपीट हो रही है और कई जगहों पर तो नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश की गई है। हरदोई में तहसील दिवस के मौके पर एसडीएम साहब एक पत्रकार पर भड़क गए। सदर एसडीएम सौरभ दुबे ने न्यूज वन इंडिया के पत्रकार के साथ अभद्रता की। तहसील दिवस का कार्यक्रम था, लेकिन तहसील दिवस के कार्यक्रम के दौरान जो सौरभ दुबे हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, वो अपने मोबाइल में व्यस्त थे। तहसील दिवस की खबर के कवरेज के लिए संवाददाता वहां पहुंचे थे। एसडीएम ने मौके पर पत्रकार को कवरेज करने से रोक दिया। पत्रकार का बाकायदा मोबाइल फोन जमा कराने का आदेश अधिकारी ने दे दिया। पत्रकार का आईडी चेक करने के बाद तहसील दिवस से उसे निकाल दिया गया। जी बोलिए। इसको हटाइए। किसको? तूने कैमरे को कहे हम बता रहे हैं ना। कवरेज कर रहे हैं कि क्यों बंद कर रहे हैं? क्यों सर? हम क्या हुआ? ले लीजिए। खबर के लिए मना करेंगे? यहाँ न्यूज़ इंडिया से ब्यूरो हैं हम, ठीक है? आप नहीं हाँ, तो आप इस तरह से क्यों मना कर रहे हैं? आप अपना काम करिए। हम 1 घंटा नहीं, हम पूरा तहसील दिवस पर रहेंगे। बोलिए। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो हैं, कोई वो थोड़ी ना है। ले दीजिए, ठीक है? सैटेलाइट चैनल से हैं, बात कर रहे हैं क्या सर? आप भी मतलब आप खबर कवरेज के लिए मना कर रहे हैं? अगली खबर मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र का है। दरअसल 11 तारीख को विद्या प्रकाशन लिमिटेड कंपनी पांचोली में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर मृतक अमित चौधरी कार्यरत था, जिसके बाद सल्फास की गोली खाकर उसने खुदकुशी कर ली थी। अमित चौधरी के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें विद्या प्रकाशन कंपनी के मैनेजर और मालिक सौरभ जैन द्वारा उसे टॉर्चर करने का जिक्र था, जिसकी मामले की जांच पुलिस कर रही है। अब मृतक के परिजनों का आरोप है कि विद्या प्रकाशन के मालिक सौरभ जैन ने अपने लोगों को भेजकर समझौता करने की बात कही और धमकी दी। वहीं परियोजना ने पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। अब एसएसपी से परिवार ने गुहार लगाई है। अमित भाई को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अमित भाई को। बेटा था मेरा। यदि हमें कुछ भी होता है, हमारे परिवार को कुछ भी होता है, तो उसकी जिम्मेदार विद्या प्रकाशन और टीपी नगर थाना पुलिस करेगा। और ये और उड़ा रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में फैसला कर लिया है। तो मेरठ में का ये मामला है, जहां पर परिजनों का आरोप है कि 11 तारीख को जब युवक ने खुदकुशी की, उसने खुदकुशी किसी वजह से की थी। परिजनों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम 11 तारीख में मेरे भाई ने सुसाइड करी थी हुकमा रेस्टोरेंट में। उन्होंने जहर खा लिया था। अपने आईओ हैं दीपक जी, वे ऑन द स्पॉट पे गए थे। ऑन द स्पॉट पे उन्होंने सुसाइड नोट भी लिया था रूम से, वीडियो भी उन्होंने ले ली थी, और बाद में उन्होंने बयान भी अपने मोबाइल से नोट करा था। उनका लास्ट बयान जो लिया है उन्होंने अपने मोबाइल से लिया है। अब क्या दिक्कत है? उसमें भी सर उन्होंने सबके नाम खोल दिए हैं। उन्होंने बता दिया, एड्रेस बता दिया, मैंने क्या खाया है, सब चीज़ उन्होंने प्रॉपर बोला है, आराम से तसल्ली। उसके बाद सर वे उसको भारतीय से एडमिट कराया। उसके बाद में वो वहाँ एक्सपायर हो गया सर सुबह के टाइम। तो सर वहाँ से बॉडी लेने के बाद ये इन्होंने 10 बजे मुझे बॉडी दे दी थी वहाँ पर 10 बजे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।